हम देख रहे हैं स्वस्थ जीवन हेतु आवश्यक जानकारी, यानी कि हमें उपचार के समय पर क्या क्या चीजें ध्यान करनी है, पेशेंटों को कौन सी बातें ध्यान करानी है ताकि उनका उपचार जल्दी हो। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि न केवल न्यूरोथेरेपी की भूमिका किसी भी व्यक्ति को ठीक करने में होती है, बल्कि उसकी डाइट और एक्सरसाइज की भी भूमिका होती है। उसकी दैनिक दिनचर्या की भी होती है कि उसे सुबह से लेकर शाम तक उसने कैसे दिनचर्या में रहना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये सब मायने होते हैं अगर एक व्यक्ति को अपने आप को स्वस्थ रखना है। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं कि हमें रात को लगभग 10 से 11 बजे के बीच में सो जाना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि पीनियल ग्लैंड का लिंक हमारी पूरी बॉडी के साथ है। पीनियल ग्लैंड, फिर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस पे पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल बाकी सभी ग्लैंड्स पर है। तो ये जो पीनियल ग्लैंड है, आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले जब हम पढ़ते थे, मेरा कोर्स जब चल रहा था, उस समय पर गुरुजी हमें पीनियल ग्लैंड के बारे में बताते थे। तो टेवर या मेडिकल डिक्शनरी या मेडिकल बुक, उसमें केवल और केवल 10 से 15 लाइन ही पीनियल ग्लैंड के बारे में होती थी। लेकिन आज की अगर हम करंट डिक्शनरी उठाकर देखें या किताबें उठाकर देखें तो पीनियल ग्लैंड के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमें मिल चुकी है। साथ में ये भी पता चला कि ये रात्रि के समय पर ही ज्यादा स्टिमुलेट होती है, यानी कि अपने नॉर्मल फंक्शन करती है। मेडिकल साइंस ने ये तो बता दिया था कि पीनियल ग्लैंड ही आपके हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करती है, हाइपोथैलेमस आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और पिट्यूटरी का हमारी बहुत सारी ग्लैंड्स पर कंट्रोल है, जैसे ओवरीज है, टेस्टिस है, एड्रिनल ग्लैंड है, थायराइड है, इन सब पर कंट्रोल है। लेकिन ये पीनियल ग्लैंड स्टिमुलेट कब होती है? तो आज की जानकारी ये है कि जब हमारा शरीर बिल्कुल शिथिल होगा, यानी कि बिल्कुल 100% रिलैक्स होगा, बॉडी में कम से कम विचार होंगे, उस समय पर हमारी पीनियल ग्लैंड स्टिमुलेट होती हैं और रात्रि के समय पर होती है। तो ये जो अवस्था है, इसका मतलब ये है कि ये बात करना चाह रहे हैं कि जब हम रात को सोते हैं और गहरी नींद में सोते हैं, तो वह जो टाइमिंग है वो 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच की है। नींद का भी अपना अपना एक अंतराल होता है। हमारी साउंड स्लीप कितने बजे होती है, हमारी हल्की फुल्की नींद कितने बजे होती है, हम सोते हैं जागते हैं ऐसी अवस्था कब होती है, ये एक टाइमिंग है। तो नींद के भी अलग अलग पहलू होते हैं। तो जो गहरी नींद है वो 11 बजे से लेकर 3 बजे 4 बजे के बीच की होती है। तो इस समय पर हमारी पीनियल ग्लैंड ज्यादा काम कर सकती है और अच्छे से काम कर सकती है। तो इसके लिए चूंकि पीनियल ग्लैंड हमारे सभी हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकती है, तो हमें यह प्रयास करना चाहिए 11 बजे से लेकर 3 बजे की नींद हमारे को कंपलसरी है, नहीं तो हमें कहीं ना कहीं हार्मोनल इनबैलेंस आने की दिक्कत हो सकती है। खासतौर से बड़े शहरों में आज ये समस्या देखी जा रही है कि जो लोग रात को नहीं सोते हैं किसी भी वजह से, चाहे वो जानकर या मजबूरी में, जानकर का मतलब कि वो मोबाइल देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, या वो पढ़ाई कर रहे हैं, ये जानकर गलतियां हो रही हैं, या पार्टी में जा रहे हैं, या कुछ फ्रेंड सर्कल में जा रहे हैं, ये जानकर गलती हो रही है, और अनजाने में यानी कि मजबूरी में कि आपकी नाइट शिफ्ट की जॉब है, आपको जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं, तो आपके पास ऑप्शन कुछ नहीं है, वो आपकी मजबूरी है। तो इस जानकर या मजबूरी में दोनों ही गलतियों में रिजल्ट ये है कि आपकी पीनियल ग्लैंड को काम करने का समय नहीं मिलेगा और उसके एब्सेंस में आपका हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट नहीं होगा। हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट नहीं होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं करेगी, और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में हार्मोनल इनबैलेंस आने की समस्या शुरू हो जाएगी। और ये रिसर्च कहती है कि अगर आप 6 महीने लगातार रात को 11 बजे से लेकर 3 बजे की नींद नहीं ले रहे हैं, तो आपको आने वाले समय में समस्याएं धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये हमारा अगला पॉइंट था कि हमें सोने से पहले और सोते समय, यानी कि हमें 11 बजे से लेकर 3-4 बजे की नींद कंपलसरी है, इस समय हमें सोना ही चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि हमें सोते समय ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे चारों तरफ, यानी कि जिस भी जगह पर हम सो रहे हैं वहां अंधेरा होना चाहिए, कोई लाइट नहीं जली होनी चाहिए, और खास तौर से सफेद लाइट बिल्कुल भी ना जली हो। इससे आपके आंखों पर एक स्ट्रेस क्रिएट होता है और आप 100% रिलैक्सेशन की अवस्था में नहीं होते। अगर आप उजाले में सोते हैं तो एक आपकी आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर एक स्ट्रेस क्रिएट रहता है,
तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमें अंधेरे कमरे में सोना चाहिए, या अगर आपको बल्ब जलाने की भी आवश्यकता पड़े तो पीले कलर का बल्ब आप जला सकते हैं, जिसको हम 0 वाट का बल्ब कहते हैं, छोटा बल्ब कहते हैं। तो उसमें आप पीले कलर का बटन आप जला सकते हैं। लाल कलर का नहीं जलाना है कभी भी, और सफेद कलर का नहीं जलाना है। पहले तो ये प्रयास करें कि अंधेरा हो चारों तरफ, ताकि आपके हर सेल अपने आप को रिलैक्स कर सकें। जब भी आपकी बॉडी के ऊपर रोशनी पड़ेगी या रोशनी आंखों पे पड़ती है, आपके अंदर की आंखों की जो सेल हैं वो स्टिमुलेट हो जाती हैं और वह कभी भी रिलैक्स मोड में नहीं जा पाती हैं। तो उस समय पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम चकाचौंध की रोशनी से दूर हटकर सोएं, एकांत में सोएं, बिना डिस्टरबेंस सोएं। बार बार की आवाज आपको परेशान कर सकती है या रोशनी परेशान कर सकती है। रोशनी के ऊपर इतनी रिसर्च हुई, मेडिकल साइंस ने करा कि उसने अलग अलग प्रकार की रंग की रोशनी का इफेक्ट हमारी बॉडी पर देखा। शहरों में देखा गया कि व्हाइट कलर की जो रोशनी है वो आपके हार्मोन्स को ज्यादा स्टिमुलेट कर सकती है। बदलती हुई रोशनी, कभी लाल, कभी नीली, कभी पीली, कभी ये और तेजी से आपके हार्मोन्स को बदलती है। लाल कलर की रोशनी आपके बीपी को बढ़ा सकती है ना। हरे कलर की रोशनी आपके बीपी को डाउन कर सकती है। तो ये जो पीला कलर है, पीला और हल्का सा ब्लू कलर जो है, ये आपकी बॉडी को शांत करने का काम करते हैं। तो शहरों में आज जो चकाचौंध वाली रोशनी है उसमें भी बीमारियों का जड़ है, वह भी बीमारियों का कारण है। तो सोते समय अंधेरा रहे, बहुत अच्छी बात, और नहीं तो हल्के पीले कलर की रोशनी में आप सो सकते हैं, जिसको 0 वाट का बल्ब हम कहते हैं। हमें यह ध्यान करना चाहिए, सोते समय पर हमें खुले वातावरण में सोने का प्रयास करना चाहिए। खुले वातावरण का मतलब खुली ऑक्सीजन हमें मिले, ताजी हवा हमें मिले, और वह ताजी हवा हमारे लिए हमारे हर सेल को स्टिमुलेट करने का तरीका है। अब हम जहां शहरों में रहते हैं, ये कल्पना तो हम गांव में तो कर सकते हैं कि खुली हवा में हम सो रहे हैं, खुले वातावरण में सो रहे हैं। तो शहरों में क्या करना चाहिए, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि घर के गेट और खिड़कियां खोल कर सोना चाहिए, ताकि आपको आराम से हवा आ सके। तो खिड़कियां, गेट नहीं खोल सकते तो खिड़कियां खोल के सोनी चाहिए। तो हमें बंद कमरे में नहीं सोना चाहिए। बंद कमरे में अगर कहीं से भी हवा आने जाने का रास्ता नहीं है, तो अगर आप 2-3 लोग उसमें सो रहे हैं तो उसकी जो जगह में ऑक्सीजन है वो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के बाद खत्म हो जाएगी, और रात को आपके अंदर, बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ही मूवमेंट करने लग जाएगी, जिससे भी आपको बीमारियां आ सकती हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उतनी ना बने, तो ये कहीं ना कहीं कार्बोनिक एसिड को बढ़ा सकती है, यानी कि एसिडोसिस की समस्याओं को बढ़ाने का कारण बन सकती है। तो इसलिए ना केवल हमें ऑक्सीजन, लंबी गहरी सांस लेनी चाहिए, बल्कि हमें लंबी गहरी सांस को छोड़ना भी चाहिए, ताकि जितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में है वो पूरी की पूरी हमारी बॉडी से बाहर जा सके, और बिल्कुल भी उसका कोई अंश मात्र हमारी बॉडी में ना रह जाए। नहीं तो धीरे धीरे वो कार्बोनिक एसिड बहुत सारे एसिड्स बनाना शुरू करेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में एसिडोसिस है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो सकती है जब उसका मॉलिक्यूल चेंज होगा। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ये है ना, और कार्बन मोनोऑक्साइड ये है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों मॉलिक्यूल दोनों के पास दोनों मॉलिक्यूल है। इसके पास भी कार्बन है, इसके पास भी ऑक्सीजन है, इसके पास भी कार्बन है, इसके पास भी ऑक्सीजन है। केवल एक ऑक्सीजन का गड़बड़ है, केवल एक ऑक्सीजन का। यहाँ सिंगल ऑक्सीजन है, सिंगल कार्बन है, या सिंगल कार्बन है, या डबल ऑक्सीजन है। अगर यहाँ पर जैसे ही ऑक्सीजन की कमी हुई तो ये ऑक्सीजन एक यहाँ से निकल जाएगा, और जैसे ही ये एक निकलेगा ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में इतना झोल है कि ये आसानी से अपना एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी बन जाए कि चारों तरफ केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही हो जाए, तो उस समय पर इस ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये कार्बन मोनोऑक्साइड में जा सकता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड दुनिया की सबसे ज्यादा जहरीली गैस होती है।
ये सबसे ज्यादा जहरीली गैस है कि ये आपको 2 मिनट में डेड कर देगी अगर ये हमारी बॉडी के अंदर 2 मिनट तक रहती है। तो बहुत सारे लोग इसीलिए सुबह मृत पाए जाते हैं, मरे हुए पाए जाते हैं, जो लोग अंगीठी जलाकर सोते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपके शरीर के अंदर जा रही है। दम घुटने से लोग मर जाते हैं। तो ऐसे समय पर हमें प्रयास करना चाहिए कि अगर हम खुले वातावरण में सो रहे हैं या खिड़की या दरवाजे को खोल के सो रहे हैं तो कम से कम ऑक्सीजन तो आदान प्रदान हो ही रहा है। तो हमारे को कम से कम बहुत सारे पेशेंट हमें ये कहते हैं कि जैसे हम सुबह उठते हैं हमारे जॉइंट्स पेन बढ़ा हुआ होता है, जैसे हम सुबह उठते हैं हमारे जोड़ों में दर्द होता है, जबकि दर्द नहीं होना चाहिए, रिलैक्स होनी चाहिए बॉडी। इसका मतलब ये है कि वो क्या बंद कमरे में सोते हैं या अपने आप को ओढ़कर सोते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से जॉइंट्स पेन आ सकता है। तो उन लोगों को जब ये कहता है कि मैं रात को तो ठीक ठाक सोई लेकिन सुबह जब उठा तो फिर अब मुझे दर्द था, हर जोड़ों में जकड़न थी, इसका मतलब उनकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनी और वो नहीं निकाल पाए रात भर में, है ना। तो ऐसे लोगों को हमें डाइट भी ठीक करनी है कि रात को कोई खट्टी चीज नहीं खानी, बादी की चीज नहीं खानी, ये भी चेंज करना है। दूसरा, उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर बतानी ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी आपकी बॉडी से बाहर निकलेगी, आप सुबह जब उठेंगे तो आप बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। तो ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम बंद कमरे में सोते हैं या चादर ढककर सोते हैं, अपने आप को कंबल में ढककर सोते हैं, तो उस समय पर आपको ये नुकसान हो सकता है कि आप सुबह उठने पर आपको जोड़ों में दर्द हो। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि अपने आप में एसिडोसिस है और आपको जॉइंट्स पेन क्रिएट कर सकती है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं एक ही तरफ करवट लेके सो गया या सिर के नीचे हाथ रख के सो गया या ऐसे रख के सो गया तो ये हाथ जाम हो जाएगा, ये भी गर्दन में दर्द आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप एक ही करवट में पूरी रात सो गए तो वो मसल्स धीरे धीरे वहां पर लैक ऑफ सप्लाई हो जाती है ब्लड की। क्योंकि जैसे मैं यहाँ रखकर सोया तो यहाँ तो वजन है, तो वजन यहाँ रहने से धीरे धीरे यहाँ ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी और यहाँ पर वो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि 6 सेकंड अगर हम प्रेशर, गुरुजी ने 6 सेकंड का क्यों रखा कि 6 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बाद में अगर प्रेशर पड़ता है तो वहां पर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड अपने आप में एसिड है और वो पेन कारक हो सकता है, यानी कि उसकी वजह से पेन हो सकता है। दूसरा, वहां की सेल को ऑक्सीजन नहीं पहुंची रात भर में, वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंची और जिसकी वजह से वहां के सेल धीरे धीरे डेड होना शुरू हो जाते हैं। कई बार गर्दन अकड़ी रह जाती है, सुबह लोग ऐसे हिलते हुए नजर आते हैं, इसका मतलब कि वहां सेल बिल्कुल जाम हो गई, वहां की मसल बिल्कुल स्टिफ हो गई ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से। तो इसलिए हम रात में कम से कम 20 से 25 बार करवटें बदलते हैं। ये साइंस कहती है कम से कम 20 से 25 बार करवटें बदलते हैं और जो लोग इस तरीके से करवटें बदलते हैं उनको कभी भी दर्द नहीं होगा, क्योंकि वो मसल्स को मूवमेंट दे रहे हैं। बैड शोर क्यों हो जाता है? बैड शोर होता है कि पेशेंट एक ही अवस्था में लंबे समय तक लेटा हुआ है, तो वहां के जहां वो लेटा हुआ है नीचे की मसल्स पर, सेल पर दबाव है, वहां ऑक्सीजन कम है और ऑक्सीजन कम है तो वहां पर धीरे धीरे वो सेल डेड होने लग जाती है, वहां घाव होना शुरू हो जाता है और घाव को ही हम बैड शोर कहते हैं, यानी बिस्तर पर लेटे लेटे रहने की वजह से आपको घाव होना बैड शोर है। तो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से घाव बनना शुरू हो जाते हैं। सोते समय हमें ये ध्यान करना चाहिए कि हमें तकिए का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर्स या बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें तकिए का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको तकिए का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा अगर आप करवट लेके सोते हैं। और साइंस ये कहती है कि 99% लोग सीधे नहीं सो सकते, यानी कि सीधे नहीं सो सकते। तो
वह करवट लेके सोते हैं। 99% लोग अगर करवट लेकर ही सोते हैं तो इसका मतलब है कि वो करवट ऐसे हो सकती है या इधर से हो सकती है। जब वो इधर से करवट लेंगे तो उस समय पर ये पार्ट तो आपका फ्लोर पर होगा, यानी कि आपके बिस्तर पर होगा, और गर्दन आपकी हवा में तो लटकेगी नहीं, फिर ऐसे लटक जाएगी, है ना, ऐसे जाएगी। ऐसे लटकने से यहां पूरा खिंचाव आएगा, यहां पूरी मसल स्टिफ हो जाएगी। तो ऐसी अवस्था में सोने पर अगर आप सो जाएं तो आपकी गर्दन में पेन आ सकता है। तो बॉडी अपने आप को खुद एडजस्ट करती है और उस समय पर का हाथ ऐसे चला जाएगा, है ना, हाथ ऐसे चला जाएगा या ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हाथ हमारा तकिया बन जाता है। हमारा हाथ हमारा तकिए का काम लेता है और ये इस तरीके से गर्दन को बैलेंस बनाकर रखता है। तो ऐसा अगर आप लंबे समय तक सो रहे हैं या 20 दिन, 21 दिन, 10 दिन सो रहे हैं तो धीरे धीरे अगर आपकी बॉडी एसिडिक नेचर की हुई, मसल्स वीक हुई, तो यहाँ ये धीरे धीरे शून्य होना लग जाता है। और सुबह उठने पर चीटी चीटी सी काटना, मूंगी मूंगी आना, झंझनाहट होना, आपको वाइब्रेट करना, उंगलियों में दर्द होना, मसल्स में दर्द आना, यानी कि सर्वाइकल की समस्या आपको आने लग जाती है। तो अब जब ये ना जाए तो इसके लिए क्या करना है हमें? इतना ही मोटा, जितना आपका ये कंधे की चौड़ाई है, इतना ही मोटा हमने तकिए का इस्तेमाल करना है। रुई के तकिए का इस्तेमाल करना है। रुई का तकिया सॉफ्ट होता है, जहां आप रखेंगे वो दब जाएगा और उसके बाद वो एडजस्ट करेगा। तो यानी कि हमें कितने मोटे की तकिए की आवश्यकता है? जितना मेरा कंधा चौड़ा है। तो ये लगभग माना जाता है 2.5 से 3 इंच का। 2.5 से 3 इंच का तकिया लगाकर आप सोते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चूंकि 99% लोग करवट का सहारा लेकर ही सोते हैं, तो 99% लोगों को तकिए की आवश्यकता है। और इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बताया, नहीं तो आपका हाथ जाएगा जो आपको सर्वाइकल सिर दर्द की समस्या क्रिएट कर सकता है। अब समस्या ये है कि हम जब सीधे लेटे हुए हैं तो हमें तकिए की आवश्यकता नहीं है। क्यों? सीधे लेटते समय तो ये भी फ्लोर पर जाएगा, ये भी फ्लोर पर जाएगा, तो इसमें तकिए की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर्स इसीलिए मना करते हैं कि क्योंकि सीधे लेटे हुए आपके तकिए की आवश्यकता नहीं है, लेकिन करवट लेते समय आवश्यकता है। अब ऐसा तकिया क्या हो सकता है कि सीधे लेटते समय तकिया ना हो और करवट लें तो तकिया हो? तो उस समय पर हमें एक ऐसे तकिए की याद आती है जो हमने बचपन में यूज किया था, जिसको बेबी पिलो कहा जाता है। बेबी पिलो की अगर आप शेप देखेंगे तो बेबी पिलो ऐसा होगा। बेबी पिलो ऐसा होता है, हम बचपन में बनाते थे। गांव में इसे राई के दानों से तकिया बनाया जाता है। जो छोटा बच्चा होता है वो राई के दानों, सरसों के दानों से ये तकिया बनाया जाता है। इसके चारों तरफ सरसों भरी जाती है और ये बीच में जब बच्चा सोता है तो इसका सिर यहाँ होगा। जब इधर करवट लेगा तो ये आ जाएगा, इधर करवट लेगा तो ये आ जाएगा। तो इसी बेबी पिलो को आजकल हम सर्वाइकल पिलो भी कहते हैं। और ये आजकल बहुत सारी कंपनी सर्वाइकल पिलो के नाम पर बनाती हैं। इसमें वो क्या करती हैं, इसमें वो खाली जगह छोड़ देती हैं और इसकी शेपिंग ऐसे ही है। इसमें पूरा रुई भरी होगी और ये आपका खाली होगा। जब आप सो रहे हैं सीधे तो आपकी गर्दन यहाँ है, जब आप करवट लेंगे तो गर्दन यहाँ चली जाएगी, जब आप इधर करवट लेंगे तो गर्दन इस पर आ जाएगी। तो ये बीच की जगह जो खाली है, एक्चुअल में यही तकिया हमारे लिए होना चाहिए। सोने के लिए यही तकिया होना चाहिए। बाकी आप घर पर रखने के लिए, कमर दर्द के लिए या कुछ और के लिए अलग अलग तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सोते समय हमें इस तकिए का ही इस्तेमाल हमें करना चाहिए जो बीच में से खाली हो। ये साइंटिफिक तकिया है, आपको गर्दन दर्द नहीं होगा। तो इस तरीके के पिलो को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये ध्यान करना है कि हमें सोते समय कभी भी सिर के नीचे हाथ रखकर या माथे के ऊपर हाथ रखकर नहीं सोना चाहिए। इससे आपको सर्वाइकल पेन, नेक पेन, नेक स्टिफनेस, हार्ट पेन, चेस्ट पेन, बैक पेन ये आ सकता है। अगला पॉइंट हमें ध्यान करना है कि हम चाहे किसी भी मौसम में खाना खा रहे हैं, गर्मी में हो, सर्दी में हो, बरसात में हो, हर मौसम का अपना अपना खाना है और हर मौसम में विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट ये सब कुछ मिलता है। बैलेंस डाइट, जब हम किसी डाइटिशियन से बात करते हैं या हम अपने अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं, कल्पना करते हैं, तो भोजन को हम कहते हैं कि ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषण तत्व होने चाहिए। पोषण तत्व होने के लिए यानी कि आपकी डाइट बैलेंस डाइट होनी चाहिए।
बैलेंस डाइट होनी चाहिए। तो अब इस बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए? चाहे आप किसी भी मौसम में भोजन कर रहे हैं, आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट, आपके खाने में फैट, आपके खाने में प्रोटीन, आपके खाने में मिनरल्स, आपके खाने में विटामिन्स, आपके खाने में रफेज, आपके खाने में वाटर। तो 1 2 3 4 5 6 और साथ में आपका वाटर भी हो गया, रफेज हो गया, मिनरल्स हो गए, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना। तो ये 6 चीजें आपके भोजन में होनी चाहिए। आपके 6 चीजें 1 2 3 4 5 6 7 चीजें हो गई आपकी, है ना। रफेज 6वां और 7वां वाटर। तो 7 चीजें आपके भोजन में होनी चाहिए। ये 7 चीजें आपके भोजन में, आप किसी भी मौसम में भोजन कर रहे हैं, ये होनी चाहिए। इसको बोलते हैं हम बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट कभी गर्मी में सर्दी में इनमें से कोई भी चीज कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप गर्मियों में भी खा रहे हैं तो गर्मियों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में आप रोटी तो खाते ही, चावल तो खाते ही हैं, तो आपको वहां से मिल जाएगी। आप फैट के लिए जो भी सब्जी बना रहे हैं उसमें घी तेल का उपयोग करते हैं, या गांव में तो और शहरों में तो हम रोटी के ऊपर भी घी तेल लगाकर खाते हैं। प्रोटीन के लिए आप दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी दालें हैं। मैं कल न्यूज में पढ़ रहा था, हमारे देश में दुनिया में पहला एक ऐसा देश है जहां पर 30,000 दालों की वैरायटी है। पूरे नॉर्थ से लेकर साउथ तक 30,000 प्रकार की दालें हमारे देश भर में निकलती हैं। तो उनमें से 12 दालें जो सबसे मेन होती हैं, राजमा है, छोले है, चावल, आपके मूंग की दाल है, अरहर की दाल है, अरहर की दाल है, चने की दाल है, बहुत सारी दालें ऐसी हैं जो हम ले सकते हैं जिसको ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो वो हमें क्या देगा? प्रोटीन देगी। या दूध, और दूध के सारे प्रोडक्ट हमें प्रोटीन देते हैं। मिनरल्स और विटामिन्स के लिए मौसम के अनुसार सलाद आता है। जैसे अगर गर्मियों में हम सलाद की कल्पना करें तो ककड़ी है, खीरा है, ये हमें सलाद के रूप में मिलता है। मूली भी मिल जाती है। अगर हम सर्दियों की बात करें तो गाजर है, चुकंदर है, ये हमें सलाद के रूप में मिलता है। टमाटर एक हमारा 12 महीने मिलता है, तो उसको हम 12 महीने यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से विटामिन और मिनरल्स हमें सलाद से मिल सकता है। विटामिन तो हमें हमारे सब्जियों से भी मिलता है, लेकिन सलाद से हमें विटामिन और मिनरल्स आराम से मिल सकता है। तो मौसम के अनुसार आपका सलाद बदल सकता है। रफेज, अगर हम किसी भी दाल को या सब्जी को या आटे को बिना विद छिलके के साथ खाते हैं, यानी कि छिलके के साथ ही खाते हैं। आटे के अंदर चोखर होता है, जिसे भूसी भी कहते हैं हम भाषा में। सब्जियों के ऊपर छिलके होते हैं, दाल के ऊपर छिलके होते हैं। अगर हम उन्हें छिलके के साथ खा रहे हैं, या फल के ऊपर भी छिलके होते हैं, अगर हम उन्हें छिलके के साथ खा रहे हैं तो आपको रफेज मिल रहा है, आपको रफेज मिल रहा है। और पानी के बिना तो ये सातों के सातों भोजन बन ही नहीं सकते। तो भोजन आपकी इन सातों चीजों को मिलाकर बनता है, और हर मौसम में आपको हर प्रकार के अलग अलग प्रकार के माध्यम से, किसी से कार्बोहाइड्रेट, कभी फैट, कभी प्रोटीन, कभी मिनरल्स, कभी विटामिन, ये सब आपको मिलता है। और हर मौसम में हमें ये लेना ही चाहिए। इनके रूप चेंज हो सकते हैं। सर्दियों में गाजर, चुकंदर, आंवला, अदरक, पुदीना हमें मिलता है आसानी से। गर्मियों में घिया, तोरी, टिंडे, परवल ये मिलता है आसानी से। तो जो हमें जिस मौसम में है वह हमें इन्हीं सब चीजों को पूर्ति कराएगा। तो इस अनुसार हमें भोजन में बैलेंस डाइट का यूज करना चाहिए। बैलेंस डाइट की आपकी थाली जब लगकर आए, आपकी थाली जब आप लेकर बैठे, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही क्यों ना हो, लेकिन ये सारी चीजें होनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही क्यों ना हो, लेकिन ये सारी चीजें होनी चाहिए। किसी की कोई ज्यादा है तो भी दिक्कत है। ऐसा नहीं कि अगर हमारी थाली में फैट ही बहुत ज्यादा है तो भी दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपके पास ये सारी चीजें हैं, तो आप एक बैलेंस डाइट को ले रहे हैं। तो ये ध्यान करना है, आप किसी भी मौसम में, किसी भी जगह पर, कहीं पर भी अगर आप डाइट ले रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं, तो ये 7 चीजें आपके उस थाली के अंदर होनी चाहिए। तो ये आपको बैलेंस डाइट सारी चीजें मिल जाएंगी। हमें ये ध्यान करना चाहिए कि बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडी चीजें भी नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को जो फैट की गांठ हो जाती है, छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं,
उसका एक वजह, वैसे तो बहुत सारे कारण है उसको, लेकिन उनमें एक वजह है कि वो व्यक्ति या तो बहुत गर्म चीजें लेता होगा या बहुत ज्यादा ठंडी चीजें लेता होगा। अगर हम बहुत ज्यादा गर्म चीजें या बहुत ज्यादा ठंडी चीजें खाते हैं या पीते हैं तो वह हमारे शरीर को नुकसान कर सकते हैं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। तो इससे बहुत ज्यादा ठंडी, अगर हम आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम जम रही है, और कोई भी चीज कितने टेम्परेचर पर जमती है? 0 डिग्री टेम्परेचर पर जमती है। यानी कि अगर हम 0 डिग्री टेम्परेचर को 37 डिग्री के अंदर डालेंगे तो आदमी उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा ठंडी चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। बहुत गर्म चीजें, कोई भी चीज कितने टेम्परेचर पर उबलती है? 100 डिग्री पर। अगर हम चाय को उबालते ही पीते हैं थोड़ी देर बाद ही, तो ये ज्यादा से ज्यादा 90 डिग्री पर आ गई होगी या 80 डिग्री पर आ गई होगी, तब हम पी रहे हैं उसको। तो 80 डिग्री पर अगर हम चाय को पी रहे हैं और बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां पर भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो बॉडी के टेम्परेचर से 5 या 10 डिग्री ऊपर और नीचे आप चीजों को अगर लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बॉडी उसको खुद गर्म और ठंडा कर सकती है। लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर अप एंड डाउन पे लेते हैं तो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत होती है और उसकी बहुत सारी एनर्जी उसको डाउन करने में लग जाती है। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा गर्म चीजें या बहुत ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए, और ज्यादा आदत में तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। कभी कभार आपने खा भी लिया तो बॉडी एडजस्ट कर लेगी, लेकिन अगर आप लगातार खाएंगे, इसके कारण से आपको कहीं ना कहीं अल्सर, कोलाइटिस, हर्निया, इस तरीके की समस्याएं आपको आने लग जाती हैं। तो बहुत ज्यादा ठंडी और बहुत ज्यादा गर्म चीजें आपके हेल्थ को बिगाड़ सकती हैं। बहुत सारे लोगों के समझ में ये नहीं आ पाता है या कंफ्यूज होते हैं कि नींबू को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। नींबू के बारे में थोड़ा सा हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि नींबू जब तक साबुत है, यानी कि जब तक वो पूरा ठीक ठाक है, साबुत है, उसे काटा नहीं है, तब तक वो अल्कलाइन है। जैसे ही आप नींबू को काटते हैं तुरंत धीरे धीरे वो ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन का मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन प्रवेश करती है और केमिकल रिएक्शन बदलती है, और वह जितनी देर वो कटा हुआ रखा रहेगा वो धीरे धीरे अल्कलाइन से एसिड में कन्वर्ट होता चला जाता है। अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो आपको कटे हुए नींबू की खाने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपको जब भी नींबू लेना हो, बहुत सारे लोग जॉइंट्स पेन वाले अपने वेट को, अपने डाइजेशन को ठीक करने के लिए नींबू का इस्तेमाल करते हैं। तो उनको ये ध्यान करना है कि जब भी उनको नींबू लेना है, नया नींबू लेना है, तुरंत काटना है, तुरंत डालना है और तुरंत पीना है। तो अगर आप नींबू शहद का इस्तेमाल डेली करते हैं तो तुरंत काटना है, तुरंत डालना है, तुरंत पीना है। कटे हुए रखे हुए नींबू का इस्तेमाल जोड़ों के दर्द वालों को नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने काट दिया आधे घंटे के बाद वो नींबू एसिडिक हो गया। तो ये प्रकृति का नियम है। जैसे अदरक जब तक नेचर में है, अगर वो कोल्ड स्टोरेज में नहीं है तो उसके गुण बदल जाते हैं। अगर जो खेत में अदरक है उसकी क्वालिटी अल्कलाइन है, और जब आप उसे फ्रीज में रख देते हैं और उबालते हैं वो धीरे धीरे एसिडिक बनता चला जाता है। और यहां तक भी कहा जाता है आयुर्वेद के अनुसार कि अगर अदरक प्रकृति में है, यानी कि खेत में है, खेत से आपके घर में है, तब तक वो मेल के रूप में है। लेकिन जैसे ही आप उसे फ्रीज में रख देते हैं उसका फीमेल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसके अंदर की केमिकल रिएक्शन सारी की सारी चेंज हो जाती हैं केवल टेम्परेचर के हिसाब से। तो इसलिए हमें जब भी अदरक का इस्तेमाल करें फ्रिज में कभी भी अदरक को नहीं रखना चाहिए। और अगर हम नींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें नींबू तुरंत काटकर तुरंत लेना चाहिए, आपके लिए अल्कलाइन है। अगर आपने रखा हुआ नींबू यूज किया तो फिर वो आपको एसिडिक करेगा और आपके जोड़ों में दर्द करेगा। तो हमेशा जोड़ों को दर्द वालों को नींबू इसीलिए मना होता है क्योंकि वो काट कर रख कर अगर हम यूज करेंगे तो जोड़ों का दर्द बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
हमारे शरीर में एसिड और अल्कलाइन दो चीजें हैं। जब तक ये बैलेंस हैं तब तक हमारे शरीर के ऑर्गन्स पूरा प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। और ये बैलेंस कब तक है? जब तक हमारा ब्लड का पीएच लेवल बैलेंस है। ब्लड का पीएच लेवल आप सब जानते हैं कि 7.14 से लेकर 7.45 के बीच में होता है। इससे नीचे ही जाते ही ये एसिडिक की तरफ चला जाता है, इससे ऊपर जाते ही ये अल्कलाइन की तरफ जा सकता है। लेकिन जब तक इसका पीएच वैल्यू 7.14 से लेकर 7.45 के बीच में है, आपको ये बैलेंस है, आपके ऑर्गन्स को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके पीएच के बैलेंस को हमारे द्वारा खाया हुआ भोजन गड़बड़ कर सकता है। यानी कि अगर आप खट्टी चीजें लगातार खा रहे हैं या जिनका नेचर खट्टा है, जैसे नेचर खट्टे का मतलब है कि जो प्रकृति ने खट्टे को रूप में आपको दी है वो खट्टी ही होंगी। बहुत सारे लोग आम को खाते समय पर ये कहते हैं कि मैंने मीठा आम खाया, तो वो मीठा आम वो खट्टे से मीठा होता है, खट्टे से मीठा होने वाला आम खट्टा ही होगा, यानी कि उसकी नेचर खट्टी ही होगी। तो जिनको जोड़ों में दर्द है या जिनका एसिड लेवल बढ़ा हुआ है उनको खट्टी चीजें या खट्टी से मीठी होने वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। हाँ, जो फल फीके से मीठे होते हैं, जो फल या तो मीठे ही हैं या फीके से मीठे होते हैं, वो सब अल्कलाइन होंगे। जैसे चीकू फीके से मीठा होता है तो वो अल्कलाइन है, पपीता फीके से मीठा होता है वो अल्कलाइन है, अमरूद फीके से मीठा होता है तो वो अल्कलाइन है। लेकिन जैसे नींबू, आपका आम खट्टे से मीठा होता है तो वो खट्टा ही होगा। तो जो चीजें प्रकृति ने हमें जिस रूप में दी हैं वो उसी नेचर में चली जाती हैं। तो जोड़ों के दर्द वालों को खट्टे फल, खट्टे सब्जियां, खट्टे फल नहीं खाने चाहिए, जिससे उनकी बॉडी में एसिड बढ़ सकता है और जॉइंट पेन बढ़ सकता है। हाँ, अल्कलाइन वालों को अल्कलाइन नहीं खाना चाहिए। जो अल्कलाइन हमें प्रकृति देती है दोनों को ही बैलेंस तरीके से खाना चाहिए। लेकिन आज हमारी डाइट में 80 से 90% चीजें एसिडिक हैं, तो अल्कलाइन खाने की ज्यादा आवश्यकता है। खट्टी चीजों को हमें परहेज करना चाहिए। हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो हमारी डाइट ठीक रहनी चाहिए, मौसम के अनुसार होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। और दूसरी चीजें हमें अपने आप को थोड़ा बहुत डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, यानी बॉडी के सर्कुलेशन के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। और अगर बीमारी आए तो फिर हमें ऐसे ट्रीटमेंट का सहारा लेना चाहिए जो कम से कम आपका साइड इफेक्ट करें और ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ पहुंचाएं। कम से कम साइड इफेक्ट वाले और ज्यादा से ज्यादा लाभ वाले आपके ट्रीटमेंट्स आपको कराने चाहिए, या प्राकृतिक तरीके से जो आपकी बॉडी का इलाज कर सकते हैं वो उपचार कराने चाहिए। तीसरा, अपने आप को फिट रखने के लिए हमें यह भी करना चाहिए कि हमें एक सप्ताह में एक बार या 15 दिन में एक बार भाप स्नान यानी कि स्टीम बाथ लेना चाहिए या धूप स्नान लेना चाहिए। पहले के समय पर हम धूप स्नान फ्री में लेते थे। गांव में आज भी लोग धूप में काम करते करते इतना पसीना निकल जाता है कि बॉडी डिटॉक्सिफाई वैसे ही हो जाती है। जहां हम आज शहरों में रहते हैं, एसी में रहते हैं, बंद कमरों में रहते हैं, धूप के बिना रहते हैं, वहां पर आज स्टीम बाथ एक माध्यम है कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाकर आपकी बॉडी से पसीना निकाला जाता है। तो स्टीम बाथ में आपकी बॉडी के चारों तरफ से गर्म स्टीम दी जाती है, जिससे आपकी बॉडी हीट होती है और अपने अंदर से पसीने को निकालती है। स्टीम बाथ से हम कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जब स्टीम बाथ को लेने से आपकी बॉडी से पसीना निकलता है और पसीने से आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो अगर आप गांव में हैं तो स्टीम बाथ आप ले रहे हैं, अगर आप मेहनत करते हैं। अगर आप शहर में हैं और आप पसीने वाला कोई काम नहीं करते हैं तो
स्टीम बाथ हमें लेनी चाहिए 10 से 15 दिन के बीच में एक बार। अगर हम स्टीम बाथ लेते हैं तो बॉडी से डिटॉक्सिफाई होता है, पसीना अच्छे खासा निकलता है, पूरी बॉडी से पसीना निकलता है और आपके टॉक्सिन्स बाहर आते हैं पसीने के रूप में। आपके स्किन के रुए काम करते हैं, स्किन की जो ऊपर की लेयर है जिसको हम क्रीम पाउडर लगा लगा कर बंद कर देते हैं, वो अपने आप काम करने लग जाते हैं और क्रीम पाउडर से हम उनके रुओं को, उनके दरवाजे को बंद कर देते हैं, जिससे कि अंदर का पसीना बाहर नहीं आ पाता और कहीं ना कहीं आपको स्किन डिजीज का कारण बन जाता है। तो हमें स्टीम बाथ लेने से कहते हैं कि अगर जो व्यक्ति स्टीम बाथ लेते हैं या बॉडी जो काम अच्छा बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने वाला काम करते हैं या हैवी एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, उनके अंदर कैंसर की सेल डेवलप नहीं हो सकती। क्यों? ये माना जाता है कैंसर की सेल या तो हमारी बॉडी टेम्परेचर पर डेवलप होती हैं या लो ग्रेड टेम्परेचर पर डेवलप होती हैं। यानी कि 37 डिग्री से जैसे ही ऊपर आपकी बॉडी का टेम्परेचर जाता है, आपके अंदर अगर कैंसर की सेल है तो वो अपने आप डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसका एक माध्यम आपको हैवी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कभी कैंसर की सेल डेवलप नहीं होगी। जैसे ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो अगर कहीं भी कैंसर की सेल हो रही भी होगी वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो बॉडी के टेम्परेचर को हम बनाकर रखते हैं, ना केवल कैंसर की सेल बल्कि बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। हमें यह ध्यान करना चाहिए कि अगर बरसात का मौसम है या बदलता मौसम है, बदलता मौसम और बरसात का मौसम, यानी कि गर्मी से आप सर्दियों में जा रहे हैं तो ये आपका बदलता मौसम है। गर्मियों से आप बरसात में आ रहे हैं तो ये बरसात का मौसम है या बरसात का मौसम चल रहा है। तो उस समय पर हमारी इम्यूनिटी सबसे कमजोर होती है। उस समय पर वातावरण में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु, विषाणु, जो भी आप कहिए, बीमारियां पनपती हैं। उस समय पर सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी हमारे चारों तरफ होती है। उस समय पर सबसे ज्यादा वायरस हमारे चारों तरफ होते हैं। तो उस समय पर हमारी खुद की जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखना है, ताकि हमने अपनी सुरक्षा की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बूस्ट करके रखना है, ताकि कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर एंटर भी कर जाए तो उस समय पर हम उसका सामना कर सकें। तो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका सबसे अच्छा है कि आप उस समय पर लाइट भोजन करिए, भूख से 1 रोटी कम खाइए। आपकी बॉडी हल्की रहनी चाहिए, आपकी बॉडी लाइट रहनी चाहिए। कॉन्स्टिपेशन, डिसेंट्री, ये सारी बीमारियां अगर आपको लगती हैं, बार बार हैं, तो ये आपकी इम्यूनिटी को डाउन कर सकते हैं। तो भोजन हमारा हल्का सुपाच्य हो, जिसको पचने में 2 से 2.5 घंटे ही लगे, ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए। दूसरा, हमें डेली कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज, सभी जॉइंटों की मूवमेंट हमें करनी है, ताकि सर्कुलेशन हर जगह तक हमारा पहुंच सके और WBC हर जगह तक जा सके। तीसरे काम हमें ये करना है कि उस समय पर हमें प्रॉपर तरीके से नींद जरूर लेनी है। नींद क्या है, मैंने आपको बताया लास्ट वीडियोस में कि ये एक हीलिंग प्रोसेस है। तो बॉडी में अगर कहीं इंटरनल टूट फूट हो भी गई है और आपको पता भी नहीं है, तो रात के समय पर जो आप नींद लेंगे, बॉडी अपने आप को हील कर जाएगी और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो शरीर के लिए सबसे नुकसानदायक आपने देखा होगा कभी भी कि बदलते मौसम में डॉक्टर के पास भीड़ लगी रहती है, बरसात के मौसम में डॉक्टर के पास भीड़ लगी रहती है, और जब भी वायरस या बैक्टीरिया का मौसम होता है, ये बदलता मौसम या आपका बरसात का मौसम होता है, इस समय पर हमें अपने शरीर को, अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान देने की आवश्यकता है।